प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र पुरोहित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर। मैं आपके बीच शास्त्री तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर द्वितीय के अंतर्गत क्षेत्रीय संगठन सार के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इन विश्व स्तरीय संगठनों का उद्देश्य ये था कि राष्ट्रों के बीच परस्पर शांति व सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया जाए और परस्पर सहयोग विकसित किया जाए। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय राष्ट्रों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्रीय संगठन बनाए। क्षेत्रीय संगठन कुछ देश जो परस्पर भौगोलिक रूप से नज़दीक है, उनमें परस्पर आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सहकार बढ़ने से आपस में समन्वय बढ़ता है। उसी उद्देश्य को लेकर 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। यहाँ स्लाइड में ये थोड़ा देखिए, ये यूनियर लिखा हुआ है, वे यूरोपियन यूनियन ही है। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के देशों ने 28 देशों ने मिलकर इसका संगठन बनाया। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अफ्रीकी संघ, ये ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जिनका उद्देश्य सदस्य राष्ट्र परस्पर व्यापारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग कर परस्पर एकजुट होकर कार्य करने का बढ़ावा देते हैं। इसी क्रम में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित 7 देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन की कल्पना की कि क्यों नहीं विश्व के अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है उसकी तरह से इन देशों का भी एक संगठन होना चाहिए ताकि परस्पर सहयोग सहकार को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए दिसंबर 1985 में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, सार्क के संस्थापक सदस्य 7 हैं, जिसमें भारत और भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, ये 7 इसके संस्थापक सदस्य हैं। और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 8 है। अफगानिस्तान को सार्क का जो नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में, उस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी सार्क के 8वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसलिए देखो, इसमें छोटे प्रश्न, एक तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सदस्य संख्या 7 इसके संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 8 है। कब बनाया था अफगानिस्तान को इसका सदस्य? तो आप कहेंगे कि सार्क का नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। विद्यार्थियों, इसमें देखिए कि आपस में इन देशों के साथ रहने की क्या परिस्थितियाँ थी, किस परिस्थितियों से प्रेरित होकर ये देश आपस में साथ आए। इसमें स्लाइड में देखिए कि मालदीव को छोड़कर अन्य सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। और इस क्षेत्र में दुनिया की कुल आबादी है, उसमें से 2 अरब जनसंख्या निवास करती है। बहुत बड़ी जनसंख्या एक भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। इस क्षेत्र में की जो जनसंख्या की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और विश्व की जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.95% 2.9% भौगोलिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, दक्षेश के अंतर्गत। और पूरा ये जो सार्क है, इसका जो प्राकृतिक संसाधन है, इसकी जो जल शक्ति है और अन्य जो संसाधन हैं वो काफ़ी संपन्न है। इन देशों की जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति है, अशिक्षा की समस्या है, गरीबी है, कुपोषण है।
तो इसलिए इन देशों की समान परिस्थितियां इन देशों को आपस में सहयोग करने के लिए आकर्षित करती है। फिर आगे देखो, इसमें लिखा है साझी समस्याओं के निराकरण हेतु जनसंख्या विस्फोट इनकी साझी समस्या है, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन इनकी साझी समस्या है, गरीबी व कुपोषण के शिकार है, आर्थिक विकास दर न्यून है। तो ये इनकी साझी समस्या है और इन साझी समस्याओं के निराकरण करने के लिए ही उन्होंने साझा प्रयास सार्क के रूप में किया है। सभी क्षेत्र भूगोल, धर्म, संस्कृति, इतिहास के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि ब्रिटिश टाइम में सब भारतीय सही थे, और यूँ और आगे जाएं तो इतिहास में प्राचीन काल से ही सभी ये भारतीय वृत्तर भारत के ही अंग थे। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के कारण ये देश परस्पर सहयोग के लिए आगे बढ़े हैं। आगे देखिए, सार्क का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले कि सार्क का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। ये भी प्रश्न छोटा बनता है आपका, अति लघु उत्तरात्मक में। ये उन्होंने 1977-80 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की इस क्रम में यात्रा की थी कि वे ये दक्षिणी एशिया के जो 7 देश है, इन देशों का एक अन्य विश्व के जो क्षेत्रीय संगठन हैं और उनकी सफलता को देखकर दक्षिणी एशिया में स्थित इन देशों का भी अपना एक संगठन होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने नवंबर 1980 में आपसी सहयोग के 10 मुद्दे तय किए कि भाई किन किन मुद्दों पर आपस में ये देश सहयोग कर सकते हैं। 1981 में सार्क के विदेश सचिवों की बैठक हुई। 1983 में सार्क के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें इसकी सार्क की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई सदस्य राष्ट्रों द्वारा। और मैंने आपको बताया कि 1985 में सार्क का जो प्रथम सम्मेलन है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू हुआ। तो यहाँ देखो, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि सार्क की स्थापना का जो इनिशिएट करने वाले थे वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे, और बाद में राजीव गांधी के समय में इसकी स्थापना में भी योगदान दिया गया। अब आप देखिए, सार्क की स्थापना के बाद में इसके जो क्षेत्रों का निर्धारण है, अर्थात कि सार्क के सहयोग के लिए कौन कौन से क्षेत्र होंगे, जिन क्षेत्रों के आधार पर सदस्य राष्ट्र परस्पर कार्य करेंगे। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है, क्योंकि इसका नाम से स्पष्ट एक क्षेत्रीय सहयोग संघ है, अर्थात कि सदस्य देशों के बीच में परस्पर सहयोग विकसित करना। इसके अंतर्गत देखिए, आपको याद रखना है प्रश्न जो बनता है लघुत्तरात्मक में, 9 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया इसमें। देखिए, इसमें कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाक तार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान व तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेल कूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। तो इस प्रकार से कुल 9 क्षेत्र जो है वो निर्धारित किए गए थे सार्क के अंतर्गत। 2 वर्ष बाद ढाका सम्मेलन में 2 नए क्षेत्र, एक तो आतंकवाद की समस्या और दूसरा मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए, तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, ये 2 और क्षेत्र बाद में सम्मिलित किए गए थे। अब अपन सार्क के चार्टर का मतलब सार्क का जो संविधान है लिपिबद्ध है, उसमें कितनी धाराएं हैं, किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है सार्क के। सार्क चार्टर में 10 धाराएं, ये भी प्रश्न बनता है कि जो अपना जो सार्क है संगठन है, क्षेत्रीय संघ है, इसका जो चार्टर है, इसका जो संविधान है, उसमें कुल 10 धाराएं हैं। अनुच्छेद जो पहला है, अनुच्छेद पहले में सार्क के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है कि सार्क की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण व उनके जीवन स्तर में सुधार करना। समझ में आ गया आपको कि साउथ एशिया में निवास करने वाली जो जनता है इन 7 देशों में, 8 देशों में, इन देशों की जनता का कल्याण करना, उनका जो जीवन स्तर है वो उन्नत करना, उसमें सुधार करना। दक्षिणी एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना कि परस्पर ये देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहें, एक दूसरे की जो व्यापार है वो आपस में बढ़ाएं, एक दूसरे को सहयोग विकसित करें। तीसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। इसी उद्देश्य को लेकर सार्क की स्थापना हुई थी कि क्षेत्र का जो है वो तीव्र गति से आर्थिक विकास हो, सामाजिक पिछड़ापन दूर हो और लोगों की सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, जिससे कि परस्पर भाईचारे में वृद्धि हो। आगे देखिए, आपसी विश्वास,
सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। सार्क का उद्देश्य यह है कि सदस्य देश आपस में विश्वास बनाए रखें, एक दूसरे देशों की जो समस्या है उनको समझने का प्रयास करें और सामूहिक निराकरण में आगे बढ़े। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। और लास्ट है सामान्य हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। जिस कार्य को लेकर सदस्य राष्ट्रों का हित एक है, उस मुद्दे को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ है, चाहे और कोई मंच है, उस मंच पर क्षेत्र के हित की बात को लेके, सामान्य हित की बात को लेके, क्षेत्रीय हित की बात को लेके समान दृष्टिकोण वहाँ पर प्रस्तुत करना, ताकि उसको प्रभावी तरीके से लागू करवाया जा सके। आगे देखिए, अनुच्छेद 2 में सार्क के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सार्क का जो चार्टर है, तो सार्क के चार्टर का जो पहला अनुच्छेद है उसमें उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। सार्क का जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें सार्क के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहला है संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीयता, राजनीतिक स्वतंत्रता, हस्तक्षेप तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का वर्णन करना। अर्थात कि सदस्य देश परस्पर सहयोग करेंगे, समानता का मूल आधार होगा, क्षेत्रीय अखंडता, ये मिसप्रिंट हो गया, क्षेत्रीय अखंडता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रत्येक देश की राजनीतिक स्वतंत्रता, उसकी संप्रभुता अक्षुण्य रहे, हस्तक्षेप, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा देखिए, इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि इनका पूरक होगा। अर्थात राष्ट्रों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो बने रहेंगे और उसके पूरक के रूप में सार्क कार्य करेगा। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा। अर्थात कि सदस्य देशों के बीच में जो परस्पर द्विपक्षीय संबंध है वो बने रहेंगे और उन द्विपक्षीय संबंधों के अलावा बहुपक्षीय जो सहयोग है वो इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये देखिए, इसका संस्थागत आधार कि क्या क्या सम्मेलन होते हैं, इसका जो ढांचा है वो किस प्रकार से होगा, ये कार्य किस प्रकार से करेंगे, इसका ऑफिस कहाँ होगा, सम्मेलन कब कहाँ होंगे, सचिवों के, मंत्रियों के शिखर सम्मेलन कब होंगे, इसके अंतर्गत है संस्थागत आधार। ये भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें इसको। इसका पहला है शिखर सम्मेलन। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि शिखर सम्मेलन किसको कहते हैं कि जब सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष व राज्याध्यक्ष कोई सम्मेलन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसको शिखर सम्मेलन कहते हैं। तो प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन के आयोजन की व्यवस्था की गई इसमें कि सदस्य राष्ट्रों के जो शासनाध्यक्ष है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 4 में मंत्रिपरिषद होगी इसकी, अर्थात कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक परिषद होगी जो सार्क की मंत्रिपरिषद कहलाएगी और इसका 6 महीने में एक बार अवश्य अधिवेशन होगा। इसका कार्य क्या होगा इस मंत्रिपरिषद का कि संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हित के मुद्दों के बारे में निर्णय करना कि कौन कौन से मुद्दे शिखर सम्मेलन में रखे जाएंगे और सहयोग के नए क्षेत्र खोजना कि इन स्थापित क्षेत्रों के अलावा वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर भविष्य में सहयोग की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ सार्क की जो मंत्रिपरिषद है, और उस मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होते हैं, सदस्य देशों के विदेश मंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। याद रखना, आपको छोटे प्रश्नों में भी आता है कि सार्क की जो मंत्रिपरिषद है उसमें कौन मंत्री होते हैं। देशों के गृह मंत्री नहीं होते हैं, रक्षा मंत्री नहीं होते हैं, प्रत्येक सदस्य देश का विदेश मंत्री इसका मेंबर होता है। तीसरा है स्थायी समिति। यह अनुच्छेद 5 में इसका वर्णन किया गया है कि सदस्य देशों के सचिवों की समिति होती है। अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी सचिव कहलाते हैं। तो प्रत्येक सदस्य देशों के जो सचिव होते हैं उनकी एक समिति होती है जो स्थायी समिति के नाम से जानी जाती है। वर्ष में एक बार इसकी बैठक होना अनिवार्य है। स्थायी समिति के कार्य क्या है कि स्थायी समिति सहयोग के कार्यों को मॉनिटरिंग करती है, उनकी कितना काम हुआ है, जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसमें कितनी प्रगति हुई है, उसकी मॉनिटरिंग का कार्य जो है वो स्थायी समिति का होता है। अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अर्थात कि सदस्य देशों के बीच में
वर्तमान में कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, नई प्राथमिकता आ जाती है कि सदस्य देशों पर इन क्षेत्रों पर विचार विमर्श करना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में ये प्राथमिकताएं तय करने का जो काम है वो सार्क की जो स्थायी समिति है उसका है। अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान भी करना, तो ये सार्क की जो स्थायी समिति होती है वो सचिवों की समिति होती है। चौथा है तकनीकी समितियां, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सेवाएं ली जाती है। कार्यकारी समिति और सचिवालय। सचिवालय कहाँ है ये भी प्रश्न बनता है आपका कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का सचिवालय स्थित है और महासचिव का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है और बारी बारी से सदस्यों में महासचिव का कार्यकाल जो है वो रोटेशन से आता रहता है। अब आप देखिए कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई और आज 2020 है, अर्थात कितने वर्ष हो गए? 35 वर्ष हो गए। इस 35 वर्षों में सार्क की भूमिका क्या रही, सार्क का मूल्यांकन क्या रहा, क्या प्रगति रही? सबसे पहला इसकी मूल्यांकन अपन देखते हैं कि सदस्य देशों द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना, एफटीए हो गया, कि सदस्य देशों के बीच में जो परस्पर व्यापार होगा वो टैरिफ फ्री होगा, निःशुल्क होगा, सीमा शुल्क वगैरह इनके नहीं लगेंगे, टैरिफ फ्री होगा ये। साप्टा की स्थापना की गई 1995 में। साप्टा का मतलब होता है कि प्रिफरेंशियल ट्रेड, अर्थात अधिमान्य व्यापार कहते हैं अपन इसको, कि व्यापार में अधिमान्यता दी जाएगी इन देशों को परस्पर व्यापार में। सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता 1995 में लागू हुआ, जिसको साप्टा के नाम से जाना जाता है, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साप्टा। फिर अगले उसकी भूमिका में साफ्टा, फ्री ट्रेड, SAFTA, ये मुक्त व्यापार समझौता है, समझ आ गया। इसके अलावा सेटिस हुआ, ये सेवाओं में व्यापार पर समझौता है। इसके अलावा नई दिल्ली में जो सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसके अलावा एक खाद्य बैंक की स्थापना तथा पाकिस्तान में एक ऊर्जा भंडार की भी स्थापना की गई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद की रोकथाम हेतु सहमति, इसी मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में सार्क में जो अवरोध पैदा होते हैं इसी मुद्दे को लेकर होते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, उन्हें फंडिंग करता है, उन्हें राज्याश्रय प्राप्त है। तो सार्क की जो असफलता है उसमें मुख्य कारण अपन ये पढ़ेंगे कि आतंकवाद एक मुख्य समस्या है, इसलिए सदस्य देशों ने परस्पर आतंकवाद की रोकथाम हेतु, आतंकवाद को नियंत्रित करने हेतु सहमति व्यक्त की है। अभी हाल ही में मई 2017 में सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ, जिसका उद्देश्य सार्क के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को तकनीकी सेवाएं जो है, उपग्रह संबंधी जो सेवाएं, सैटेलाइट की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। आगे देखिए, एक SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क विकास फंड की स्थापना भी की गई, जिसमें इस फंड के द्वारा जो है वो सार्क के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए निवेश किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये सामने आती है कि सार्क की उपलब्धियां, जिन उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना की गई थी उन उद्देश्यों में सार्क सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण थे? मुख्य कारण तो ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दोनों बड़े राष्ट्र हैं, जो संबंध तनावपूर्ण थे, इन तनावपूर्ण संबंधों के कारण ही सार्क अपने उद्देश्यों में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सका जो विश्व के अन्य क्षेत्रीय संगठन कर रहे हैं। 1967 में आसियान की स्थापना हुई और आसियान आज विश्व का जो 4थे नंबर का जो है वो आर्थिक समुदाय बना हुआ है। एपेक बहुत बड़ी भूमिका है, यूरोपियन संघ भी है, लेकिन सार्क अपने उद्देश्य में उतना सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण थे? देखिए कि सदस्य देशों के बीच अविश्वास, परस्पर सदस्य देशों के बीच में विश्वास की कमी है। वो राजनीतिक विवादों के रहते सार्क अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल माना जाता है। इसकी असफलता इसी से सिद्ध होती है कि इसका अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 2014 में हुआ और अभी 6 वर्ष हो गए, सार्क का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि सदस्य राष्ट्रों के बीच में परस्पर मतभेद है, राजनीतिक विवाद है और विश्वास व सूझबूझ की कमी है। और स्पेशली भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सार्क की जो गतिविधियां हैं, सार्क की उपलब्धियों को प्रभावित करते रहे हैं। अब इसका देखिए कारण कि क्या कारण है कि सार्क अपने उद्देश्य में असफल रहा।
जैसे मैंने बताया आपको कि इसका अंतिम शिखर सम्मेलन 2014 में 18वां जो हुआ था वो काठमांडू में हुआ था। इसके बाद में इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में तनाव। जब भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सम्मेलन का बहिष्कार किया तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल वगैरह इन देशों ने भी उस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद में कोई शिखर सम्मेलन अब तक आयोजित नहीं हुआ है। दूसरा है भारत पाकिस्तान संबंधों का तनावपूर्ण होना। आपने चर्चा की इसके बारे में कि स्पेशली आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का मुख्य स्रोत है, आतंकवादियों को ये धन उपलब्ध करवाता है, आतंकवादियों को शस्त्र उपलब्ध करवाता है। इसलिए दोनों देशों के बीच में इन तनावपूर्ण संबंधों के कारण सार्क का जो सहयोग है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। भारत की क्षेत्रीय महाशक्ति होने से छोटे देशों में भय व शंका की मनोवृत्ति है। आप नक्शे में देखिए कि भारत एक कितना विशाल राज्य है और इसके आसपास जो सार्क के देश है बहुत छोटे छोटे हैं। इसलिए छोटे देशों में अपने बड़े बिग ब्रदर के प्रति एक शंका, एक मनोवृत्ति, भय की आशंका लगातार बनी रहती है कि कहीं उनकी संप्रभुता खतरे में नहीं पड़ जाए। लेकिन भारत ने कभी भी अपने पड़ोस को सदैव महत्व दिया है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान जैसा पड़ोसी दुर्भाग्य है भारत के लिए। पाकिस्तान के अलावा भारत ने प्राय अपने सभी देशों को पूर्ण आर्थिक सहायता व समर्थन दिया है। व्यापार में भी उन्हें कई तरह की छूट भारत के द्वारा दी गई है। लेकिन फिर भी भारत की एक महाशक्ति होने के कारण छोटे देशों में भय व शंका की मनोवृत्ति बनी हुई है। दूसरा कि आर्थिक क्षेत्र में व्यापार जो है वो व्यापार संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में बना रहता है। भारत से वो आयात करते ज़्यादा, भारत को निर्यात करते कम है। इसलिए व्यापार असंतुलन की समस्या प्राय सभी पड़ोसी देशों के साथ में है। अगला पॉइंट देखिए, चीन द्वारा क्षेत्र में आर्थिक व रणनीतिक पहल। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि चीन जो है वो भारत के जो पड़ोस में, स्पेशली आपने नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, चीन का जो हस्तक्षेप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन बहुत ही कम दरों पर उनको ऋण उपलब्ध करवा रहा है। चीन उन देशों में भारी निवेश कर रहा है। चीन के द्वारा उन देशों के आर्थिक विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। बहुत कम मात्रा में उनसे टैरिफ शुल्क वसूला जा रहा है। इसके कारण से इसका कारण ये है कि चीन इस क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है, अपने व्यापारिक प्रभाव बढ़ा रहा है और इस व्यापारिक प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसलिए ये प्राय भारत के साथ पड़ोसी देश जो है, भारत की तुलना में देखिए, भारत की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और चीन का जो निवेश है वो भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है, रियायती दरों पर है। इसलिए ये चीन के बहकावे में आ रहे हैं। तो प्राय सभी भारत के जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों में चीन द्वारा पूंजी निवेश किया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, उन्हें तकनीकी सहायता दी जा रही है और उनके सैनिक अड्डे, उनके जो बंदरगाह है उनको अपने कब्जे में लेने का प्रयास धीरे धीरे कर रहा है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो चीन को डेवलपमेंट के लिए दिया था, ऋण दिया था चीन को, ऋण चुका नहीं पाया चीन, तो 99 वर्ष के लीज पर उस हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को सौंप दिया। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि सदस्य देश चीन की ओर इनका झुकाव बढ़ रहा है, सार्क में सहयोग जो ये विकसित नहीं कर पा रहे हैं। सदस्य देशों की आर्थिक व सामाजिक समस्याएं हैं काफ़ी, इसके कारण से भी परस्पर सीमा विवाद है, जैसे भारत पाकिस्तान है या भारत बांग्लादेश को लेके भी सीमा पर छुटपुट झड़पें होती रहती है। तो ये भी एक मेन कारण है कि सदस्य देशों के बीच में परस्पर राजनीतिक व सीमा संबंधी विवाद है। सबसे महत्वपूर्ण है बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी का अभाव। बुनियादी ढांचे का मतलब होता है कि इन सदस्य देशों में सड़क है, परिवहन है, ऊर्जा है, जल आपूर्ति है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, इसका अभाव है। जब तक किसी भी देश में आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं होगा तब तक उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। और ये प्राय सभी जो सार्क के देश है, इन सार्क के देशों में बुनियादी ढांचे का कमी है, परस्पर आवागमन कनेक्टिविटी का अभाव है। इसके कारण से भी इनका व्यापार और आर्थिक संबंध उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए जो अन्य क्षेत्रीय संगठनों के पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है परस्पर व्यापार का सीमित होना। आपस में ये सदस्य देश भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध है, व्यापार न्यून है। इसके अलावा भी सार्क के देश अन्य देशों को तो अपना माल निर्यात कर देते हैं, अन्य देशों से माल आयात करते हैं, लेकिन परस्पर व्यापार इनका बहुत ही कम है। जब
व्यापार ही परस्पर कम है तो आपका आर्थिक विकास आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो ये जो कारण हैं, जिन कारणों से सार्क अपने उद्देश्य में अब तक सफल नहीं हो पाया है। तो भाई नहीं हो पाया तो इसके कुछ सुझाव होने चाहिए, सुझाव भी अपेक्षित है कि सार्क को कैसे सार्थक बनाया जाए, सार्क को कैसे और उपयोगी बनाया जाए, उसमें अपन क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव जो है। इसमें पहला सुझाव ये है कि महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाए। महाशक्तियाँ जो विश्व को प्रभावित करती है, विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, अपने दुनिया में महाशक्ति किसको कहते हैं कि वह शक्ति जो विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन मान सकते हो, भारत बनने जा रहा है। अर्थात कि जो रूस है, अमेरिका है, चीन है, इन महाशक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखा जाए। इसके अलावा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, परस्पर व्यापार बहुत कम है, उसको उसके स्थान पर उसको बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क का सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच, संयुक्त राष्ट्र संघ है या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उन मंचों पर सार्क का जो एक दृष्टिकोण है वो स्थापित होना चाहिए। परस्पर सांस्कृतिक संपर्क एक दूसरे के देशों के आओ, क्योंकि ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंग हैं, इसलिए लोगों के बीच में परस्पर संपर्क जो है उसको विकसित किया जाए। लोगों का आवागमन बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों के आवागमन से परस्पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से आगे आर्थिक व सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं। सहयोग के नए क्षेत्रों को ढूंढा जाए। जो 11 क्षेत्र बनाए, इसके अलावा भी परिस्थितिवश कुछ नए क्षेत्र बनते हैं, उन क्षेत्रों पर भी समान रूप से कार्यक्रम करना चाहिए। सार्क को आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक विमर्श का भी मंच बनाया जाना चाहिए, ताकि राज्यों के बीच में जो परस्पर राजनीतिक विवाद है उन विवादों का समाधान भी किया जा सके और राजनीतिक निर्णय लेने के बाद में वैश्विक मंचों पर किस रूप में सार्क अपना मत रख सके। इसलिए सार्क को आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक विमर्श मंच का भी साधन बनाना जाना चाहिए। अंत में ये कि वास्तव में अपने ये पढ़ा सार में कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहेंगे, तब तक सार्क के विकास में बाधाएं रहेगी। अतः दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सामान्य होने पर ही, तनाव में कमी आने पर ही सार्क की जो उपयोगिता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो आज हमने सार्क एक क्षेत्रीय संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में पढ़ा कि किस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, कौन कौन से देश है इसमें, और क्षेत्रीय संगठन क्यों बनते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इसके सिद्धांत के बारे में, सार्क की उपलब्धियों के बारे में, सार्क की असफलता के बारे में, और सार्क को कैसे उपयोगी बनाया जाए, सार्क को उपयोगी बनाने के लिए क्या सुझाव अपनी ओर से हो सकते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। आगे अपन एक और संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को।